आखिर भारत अपने मैप को एक्सटेंड क्यों करना चाहता है और एक ऐसी परेशानी जिसका सामना बहुत ही जल्द हर एक भारतीय को करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर आईफोन जैसा ऑसम फोन मार्केट से गायब क्यों होने वाला है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं इन डेप्थ नॉलेज के इस अध्याय को। गाइस, क्या कभी आपने ये सोचा है कि 144 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हमारा देश भारत पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 117 ही एथलीट्स को क्यों भेज पाया? जबकि बात अगर जर्मनी, फ्रांस, जापान और स्पेन जैसे देशों की जाए जो कि साइज और पॉपुलेशन में इंडिया के 10% भी नहीं है, उन्होंने भी इंडिया के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना ज्यादा एथलीट्स को ओलंपिक में भेजा है। बट द पॉइंट इज दिस कि फिर आखिर हमारे देश भारत के साथ ये प्रॉब्लम जनरेट होती ही क्यों है? एक्चुअली में गाइस, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन कुछ और नहीं बल्कि हम इंडियंस का क्रिकेट के लिए प्यार है, जो काफी हद तक बाकी के स्पोर्ट्स के लिए टॉक्सिक बन चुका है। क्योंकि आज की डेट में हम लोगों को क्रिकेट से इतना ज्यादा प्यार हो चुका है कि बीसीसीआई सिर्फ 1 साल के अंदर ही क्रिकेट से लगभग 4000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू को जनरेट करता है। तो वही बात अगर साल 2023 के आईपीएल रेवेन्यू की जाए तो वो तो 10,000 करोड़ रुपए को भी पार कर चुका था। लेकिन वही बात अगर दूसरे स्पोर्ट्स की जाए तो करोड़ों की बात तो छोड़िए, वो स्पोर्ट्स तो ढंग से लाखों में पैसे नहीं कमा पाते, जिसकी वजह से उन एथलीट्स को ना ही प्रॉपर तरीके के इक्विपमेंट्स मिल पाते हैं और ना ही प्रॉपर तरीके के कोच। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई एथलीट ओलंपिक में जाकर किसी ऊंचे लेवल पर जाकर किसी मेडल को जीतता है तो वो मेडल सिर्फ अपने अपोनेंट को हराकर ही नहीं बल्कि इंडिया में मौजूद इस अजीब सिस्टम को भी हराकर जीतता है। क्योंकि अगर हम लोग जितना प्यार क्रिकेट से करते हैं उसका सिर्फ 10% भी दूसरे स्पोर्ट्स से करने लगे तो उससे ना सिर्फ इन एथलीट्स को अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी बल्कि अलग अलग लेवल पर जाकर हमारा देश भारत अलग अलग तरीके के मेडल्स को भी जरूर जीत पाएगा। आज से कुछ समय पहले CNN साइंस, अर्थ.com और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज ने एक ऐसे आर्टिकल को पब्लिश किया जिसके बाद लोगों को यह पता चला कि हमारी अर्थ का जो कोर है वो अब अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर चुका है। एक्चुअली में गाइस, हमने हमारी अर्थ को उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर रखा है और जो अर्थ का कोर है क्योंकि वो सरफेस से 5000 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद है तो उसका टेम्परेचर लगभग 5400 सेल्सियस के आसपास होता है, जो माइंड यू सन के सरफेस टेम्परेचर के लगभग आसपास है। और इसलिए अर्थ के कोर के पास टिक पाना हम इंसानों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब गाइस, क्योंकि ये कोर अर्थ के सरफेस से इतनी ज्यादा गहराई पर मौजूद है और हम एज अ ह्यूमन अभी तक ड्रिल करके सिर्फ 12 किलोमीटर की ही आसपास की गहराई तक पहुंच पाए हैं, तो एग्जैक्टली अचानक से कोर्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्यों घूमने लगा है, इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक जवाब जो मौजूद होने के बावजूद भी हमसे शेयर नहीं किया जा रहा वो ये है दोस्तों कि इस कोर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में घूमने के बाद इससे हमारी डेली लाइफ कैसे अफेक्ट होगी। एक्चुअली में गाइस, अगर अर्थ का कोर अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है तो इससे हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वीक होने के साथ साथ थोड़ी सी चेंज भी होने लगती है, जिसकी वजह से डायरेक्शन बताने वाले इक्विपमेंट्स जैसे कि कंपास या फिर फोन के अंदर जिन सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है उनके डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर कंटिन्यूअस बेसिस पर इन तरीके की चीजें काफी लंबे समय तक होती हुई चली जाएं तो फॉर श्योर आप अपने फोन के अंदर गूगल मैप्स जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कोर की स्पीड का सीधा असर अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर भी पड़ता है, जिससे अर्थक्वेक, ज्वालामुखी विस्फोट और लैंडस्लाइड्स जैसे नेचुरल डिजास्टर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, जो सरप्राइजिंगली हमें दिखना भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही क्योंकि कोर की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पर भी असर करती है तो हमारी सी की जो वेव्स होती हैं उनकी डायरेक्शन और इंटेंसिटी पर भी इसका फर्क पड़ता है, जिससे ओवरऑल इस कंडीशन में किसी भी कंट्री का वेदर डिस्टर्ब हो सकता है। हालांकि ये बात भी पूरी तरीके से सही है कि अर्थ का कोर जब चाहे अपनी डायरेक्शन को दोबारा से सही कर सकता है, बट एक्चुअल बेसिस पर अभी ये अर्थ का कोर नई नई जवानी जैसे लड़के की तरह पूरी दुनिया से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। गाइस, हमारे देश में इस समय 45.4% यूथ पूरे ही तरीके से बेरोजगार है और ऐसा मैं नहीं बल्कि रिसेंटली पब्लिश की गई इंडिया की CMIE रिपोर्ट हमें बताती है। अब सरप्राइजिंगली इस बेरोजगारी के पीछे का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी है, क्योंकि गाइस द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक हमारे देश की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ से बढ़कर 166.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात हमारे चमगादड़ लवड़ पड़ोसी चाइना की जाए तो उनकी पॉपुलेशन साल 2050 तक 144.9 करोड़ से घटकर उल्टा 131.7 करोड़ तक पहुंच सकती है, जिसमें चाइना का वन चाइल्ड पॉलिसी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब गाइस, इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट डेट में इन 144 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट स्कीम के अंडर फ्री में राशन दिया जाता है। तो ऑन अ मेजर स्केल अगर साल 2050 तक हम लोग बढ़कर 166 करोड़ हो गए तो उस समय पर हमारे देश में पॉपुलेशन क्राइसिस अपने चरम पर होगी, जहां पर हमारा देश भुखमरी और बेरोजगारी के अपने सारे ही रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका होगा। और यही वो सबसे बड़ा
बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जब जब जिस देश को ये डर सताया है उसने वन चाइल्ड पॉलिसी या फिर टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम और चाइना जैसी बड़ी कंट्री भी शामिल है। हालांकि इंडिया की भी बहुत सी स्टेट्स ने इन तरीके की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है, लेकिन अगर इस चीज को हमने सही समय पर टैकल नहीं किया तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर एक इंडियन को विदाउट एनी फेल फेस टू फ्यूचर में करना ही पड़ेगा। गाइस, आज वक्फ बोर्ड भारत का एक ऐसा बोर्ड बन चुका है जिसके के पास इंडियन रेलवेज और इंडियन आर्मी के बाद तीसरी सबसे बड़ी क्वांटिटी में प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, क्योंकि रिसेंटली कंडक्ट किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग इस बोर्ड के पास लगभग 6 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जिनका टोटल एरिया लगभग 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा है। बट नाउ द पॉइंट इज दिस कि आखिर एक बोर्ड के पास इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज आ ही कैसे गई। एक्चुअली में गाइस, इंडिया में वक्फ बोर्ड की शुरुआत साल 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, जिसके लिए उस समय पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट 1923 को भी बनाया गया था, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर उस समय इस बोर्ड को इतनी पावर्स नहीं दी गई थी, जिसके के बाद साल 1954 वो साल बना जिसने पूरे ही तरीके से इस बोर्ड के लिए गेम को चेंज कर दिया। एक्चुअली में गाइस, साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में इस वक्फ बोर्ड को अमेंड किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इस बोर्ड को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी दी गई। जस्ट लाइक कि अगर इस बोर्ड को अपने सर्वे में कोई भी प्रॉपर्टी मुस्लिम या फिर इस बोर्ड से रिलेटेड लगती है तो ये इजिली आपको नोटिस देकर आपसे उस जमीन को हासिल कर सकते हैं। एंड सरप्राइजिंगली, अगर उस समय आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाना है तो उल्टा आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा इस बोर्ड को कि वो प्रॉपर्टी आपकी ही है। एंड इंटरेस्टिंगली, ये काम आपको किसी सिविल कोड या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर नहीं, बल्कि इस बोर्ड के द्वारा बनाई गई इसी की ही एक अलग कोड में जाकर करना होगा, जहां पर जज, लॉयर और स्टाफ भी सिर्फ इसी बोर्ड के सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए साल 1954 के बाद से ही इस बोर्ड की प्रॉपर्टीज हमको यूपी, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में रैपिड पेस से बढ़ती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि एक तो आजादी के बाद बहुत से लोगों के पास उनकी ही प्रॉपर्टीज की प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हुआ करते थे। साथ ही साथ क्योंकि वक्फ एक्ट थोड़ा सा नॉर्मल एक्ट के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड है, तो अक्सर लोग इसके कॉम्प्लिकेशंस में फंस कर ना चाहते हुए भी अपनी प्रॉपर्टीज को गंवा दिया करते थे, और यही वो दो ऐसे मेजर कारण बने जिसके चलते हुए आज की डेट में ये बोर्ड इंडिया के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में प्रॉपर्टीज को ओन करता है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 और 227 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये फ्रीडम देते हैं कि अगर वो चाहे तो किन्हीं मामलों में इस बोर्ड के फैसले को चेंज करके अपना अंतिम फैसला सुना सकते हैं। बट अगर ये आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होते तो मे बी ये बोर्ड आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी क्वांटिटी में प्रॉपर्टी को ओन कर रहा होता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोई भी बोर्ड, नो मैटर कि फिर वो हिंदू से बिलोंग करता है या फिर वो मुस्लिम से या किसी भी कम्युनिटी से, क्या उसको इतनी ज्यादा पावर दे देना सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को बताइएगा जरूर। हमारे देश में कितने हैवी ड्राइवर्स मौजूद हैं, ये डेटा देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में गाइस, साल 2022 में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश भारत में लगभग 4.73 करोड़ चालान्स को इशू किया गया था। वही बात अगर साल 2023 की जाए तो जुलाई 2023 तक लगभग 60,40,000 चालान को इंडिया के अंदर इशू किया जा चुका था, जिससे उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि साल 2023 के लास्ट तक इंडिया में लगभग 11.1 करोड़ चालान्स को काट दिया जाएगा। एंड इंटरेस्टिंगली, ये आंकड़ा तो तब है जब आज की डेट में हमारे देश भारत में चालान काटने के लिए किसी ना किसी लेवल पर एक ह्यूमन यानी कि एक इंसान की जरूरत पड़ती है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आगे आने वाले समय में हमारे हैवी ड्राइवर्स के लिए दिन और ज्यादा टफ ठीक वैसे ही होने वाले हैं जैसे BSNL के बैक टू बैक धमाका करने के बाद बाकी के प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स के हो गए हैं। एक्चुअली में गाइस, इसी साल बेंगलुरु भारत की सबसे पहली ऐसी सिटी बनी जिसने की एक AI बेस्ड चालान मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल किया, जिसका की प्राइमरी काम बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के चालान काटने से लेकर उसको SMS या फिर WhatsApp के थ्रू आपके पास तक पहुंचाना था। अब इंटरेस्टिंगली, बेंगलुरु के इस इनिशिएटिव से इंस्पायर होकर मई 2024 में सिक्किम भारत का सबसे पहला ऐसा स्टेट बना जिसने इसी तरीके के AI पावर्ड सिस्टम को अपने यहाँ पर एडॉप्ट किया, जिसके की बाद द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अब दिल्ली इंडिया का एक ऐसा स्टेट बनने जा रहा है जहां पर भी इस तरीके के एक AI पावर्ड चालान मैनेजमेंट को इंस्टॉल किया जाएगा। अब गाइस, क्योंकि ये सिस्टम बिना किसी इंसान की मदद से एक राइडर की छोटी से छोटी गलती को भी पकड़कर उसका तुरंत ही चालान काट देता है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के शुरुआती 3 महीनों में ही हमारे देश में लगभग 1,91,61,134 चालान को काटा जा चुका है। जबकि इस साल की अगर एक्सपेक्टेशंस पर नजर डाली जाए तो उम्मीद यह है कि इस साल के अंत तक लगभग 18 करोड़ के आसपास चालान को काट दिया जाएगा, जो कि नंबर अपने आप में काफी ज्यादा मैसिव है। वैसे चालान फाइन के नाम से हमसे जो पैसे लिए जाते हैं, एक्चुअल बेसिस पर वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा।
आंसर गलत ही होने चाहिए। गाइस, हम एक ऐसे मैजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और कुछ भी से मेरा मतलब लिटरली कुछ भी, क्योंकि आज वो समय आ चुका है कि अगर एक मेल चाहे तो अपने आप को फीमेल में, और अगर एक फीमेल चाहे तो लाखों रुपए खर्च करके अपने आप को एक मेल में चेंज कर सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये काम तो एक मुर्गी भी नेचुरल बेसिस पर कर सकती है, और वो भी विदाउट इवन लाखों रुपए खर्च करके। एक्चुअली में गाइस, जैसे हम इंसानों को भी अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से मुर्गी को भी गैंड्रोमोर्फिज्म नाम की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बेसिकली उसके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स धीरे धीरे श्रिंक होने लगते हैं, जिससे उसकी बॉडी में बहुत बड़े स्केल पर हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, और देखते ही देखते एक मुर्गी कुछ ही दिनों के अंदर एक प्रॉपर मुर्गे में कन्वर्ट हो जाती है। हालांकि ये बीमारी काफी ज्यादा रेयर होती है, और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बीमारी हर 10,000 में से सिर्फ एक ही मुर्गी को होती है, और इसलिए हमें से बहुत ही कम लोगों को ये मैजिकल बात भी पता होगी कि कैसे एक मुर्गी एक मुर्गे में कन्वर्ट हो जाती है। गाइस, इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें आपको भी गाड़ी के बोनट ठीक वैसे ही बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे जैसे अक्सर घूस खाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हमारे देश में पेट बाहर निकलते हैं। बट नाउ द पॉइंट इज दिस कि आखिर ये चीज हो ही क्यों रही है। एक्चुअली में गाइस, ये वीडियो क्लिप बिलोंग करती है चाइना कंट्री से, और चाइना गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार उनकी कंट्रीज में जितनी भी गाड़ियों को बेचा जाएगा उनके ऊपर एक थिन ट्रांसपेरेंट विनाइल लेयर को लगाना कंपलसरी है। बेसिकली इस लेयर का काम हीट या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट में गाड़ी के कलर को बचाने का होता है। साथ ही साथ क्योंकि ये लेयर गाड़ी के कलर को भी काफी ज्यादा एनहेंस कर देती है, तो चाइना में इसे लगाना कंपलसरी है। अब गाइस, हो कुछ ऐसा रहा है कि जैसे रिसेंट टाइम में इंडिया के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में गर्मी पड़ी थी, ठीक वैसे ही अब चाइना में पड़ रही है, जिसके चलते हुए ज्यादा एक्सट्रीम हॉट वेदर में ये ट्रांसपेरेंट लेयर जगह जगह से चटक जाती है, जिसके की बाद जैसे ही हवा में मौजूद मॉइस्चर इस लेयर के नीचे घुसता है, ये गाड़ी की बोनट को कुछ इस तरीके से फुला देता है जैसे 40% इंडियंस का पेट मीठा खाने के बाद फूल चुका है। लेकिन टेंशन की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में इन तरीके की लेयर चढ़ाना कंपलसरी नहीं है, और इसलिए मेजॉरिटी जितनी भी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर इस तरीके की लेयर इंडिया में तो हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि एक तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, और हम इंडियंस वैसे भी सस्ती चीजों के पीछे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो इंडिया में इन तरीके की लेयर चढ़ाना किसी भी तरीके से कंपलसरी नहीं है। गाइस, आज इंडिया में खाने की इतनी वैरायटीज मौजूद हैं कि शायद दूसरी कंट्रीज में हमें उतनी देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि ये बात भी सच है कि एक वो दौर था जब हमारे पूर्वज कुछ और नहीं बल्कि अपनी मेन डाइट में सॉफ्ट घास ही खाया करते थे। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पूर्वज थे उनकी मेन डाइट सिर्फ और सिर्फ घास ही हुआ करती थी। एक्चुअल में गाइस, द हिंदू के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज से लगभग 4 से 2 मिलियन साल पहले अफ्रीका में पाई जाने वाली होमो सेपियंस की प्रजाति एस्ट्रोपिथिकस नॉर्मली खाने में प्लांट्स के साथ साथ घास को भी खाया करती थी। सो नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर उस समय एक इंसानी शरीर घास को आसानी से डाइजेस्ट कर लेता था, तो प्रेजेंट डेट में ये सुपर पावर हमसे छिन कैसे गई। एक्चुअली में गाइस, इनिशियल टाइम पर हमारा स्टमक ज्यादा एसिडिक नहीं हुआ करता था, जिसके चलते हुए हमारे पेट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में अलग अलग टाइप्स के एंजाइम आसानी से डेवलप हो जाया करते थे। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड जैसे जैसे हमने उल्टा सीधा खाना शुरू किया, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट का नेचर एसिडिक होता चला गया। अब क्योंकि घास के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स की जरूरत होती है, जो आज की डेट में एसिड की वजह से हमारे स्टमक के अंदर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। तो प्रेजेंट डेट में अगर हम घास को खा भी लेते हैं, तो पहला वो प्रॉपर तरीके से कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगी, और सेकंड, अगर घास पेट में जाने के बाद कभी डाइजेस्ट होगी ही नहीं, तो उससे किसी भी तरीके की न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारी बॉडी को मिल ही नहीं पाएगी। तो अगर आज की डेट में हम घास खाएंगे भी, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ हमको बीमार करने का ही काम करेगी। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि ओवर अ टाइम पीरियड हम इंसानों के पास से ये सुपर पावर कैसे छिन गई। आईफोन एक ऐसा फोन जिसको खरीदने का ख्वाब आज से कुछ सालों पहले हर एक इंडियन के जहन में होता था, लेकिन हमें फिर भी मन मारकर एंड्रॉइड फोन ही खरीदना पड़ता था। लेकिन वही बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए, तो जिस आईफोन का साल 2022 में इंडियन मार्केट में शेयर 3 से 4% था, तो वहीं साल 2023 में ये बढ़कर 6% पहुंच गया। तो वहीं बात अगर साल 2024 की जाए, तो इस साल ये मार्केट शेयर बढ़कर 8% होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिससे आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रैपिड पेस में इंडिया के अंदर आईफोन यूजर्स बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तो वहीं बात अगर इंडियन छपरीज की जाए, तो आईफोन का इस्तेमाल फ्लेक्स मारने के लिए इंडियन छपरी से ज्यादा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन ये आंकड़े जितना खुश एप्पल को इंडिया के अंदर कर रहे हैं, एक्चुअल बेसिस पर ग्लोबली ये एप्पल को उतनी ही ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं अब एप्पल को भी ये समझ में आ चुका है कि उनका मार्केट पूरे ही तरीके से सैचुरेटेड हो चुका है। तो क्या आगे आने वाले कुछ ही सालों में एप्पल का वो सुनहरा दौर खत्म होने वाला है?
चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे डीकोड कर ही डालते हैं। मई 2024 जैसे ही एप्पल ने अपनी आईफोन की क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट को पब्लिश किया, उसमें हमें साफ तौर से यह देखने को मिला कि आईफोन की सेल्स ग्लोबली बढ़ने की बजाय 10.5% से कम हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मली भी अगर आप आईफोन्स की सेल्स के ऊपर अपनी नजर को डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि आईफोन का मार्केट जहां एक टाइम पर सारे ही रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया करता था, तो वहीं अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो ये मार्केट एक तरीके से सैचुरेटेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर एप्पल ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसके चलते हुए एक टाइम पर किंग कहा जाने वाला आईफोन अब धीरे धीरे नीचे लुढ़कना शुरू हो चुका है। असल में गाइस बात अगर सबसे पहली गलती की जाए तो वो है आईफोन की डिजाइन। एक्चुअली में गाइस एप्पल जब भी अपने नए आईफोन को लॉन्च करता है मैक्सिमम केसेस में या तो वो अपने प्रीवियस मॉडल से नए मॉडल की डिजाइन को चेंज करता ही नहीं है, और अगर वो चेंज करता भी है तब भी वो चेंज काफी ज्यादा माइनर होता है, जिसके चलते हुए आज की डेट में आईफोन के ऑलमोस्ट 60% यूजर्स अब कहीं ना कहीं इसकी डिजाइन से बोर हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है आईफोन का मार्केट एक तरीके से सैचुरेटेड होना। एक्चुअली में गाइस जब भी एप्पल हर साल अपने आईफोन के नए मॉडल को मार्केट में उतारता है तब भी उस केस में प्रीवियस वर्जन के अकॉर्डिंग कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाव फैक्टर वाला फीचर हमें देखने को नहीं मिलता। जबकि बात अगर इसके कॉम्पिटिटर एंड्रॉइड फोन्स की जाए तो हर साल जैसे ही एंड्रॉइड अपने आप को अपग्रेड करता है उसके अंदर हमें बहुत से अलग अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते हुए काफी हद तक अब आईफोन यूजर्स फीचर के मामले में भी एप्पल की इस डिवाइस से थोड़ा सा बोर होते हुए चले जा रहे हैं। और एक्चुअल बेसिस पर जहां हर साल नए आईफोन खरीदने के लिए लोगों में जो क्रेज रहा करता था, ईयर बाय ईयर इन्हीं कारणों की वजह से वो क्रेज भी सैचुरेटेड होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले कारण की जाए तो वो है इसकी कॉस्ट। एक्चुअली में गाइस एक टाइम पर आईफोन को प्रीमियम बहुत सी कंट्रीज में सिर्फ इसलिए माना जाता था क्योंकि आईफोन काफी ज्यादा महंगा हुआ करता था, जिसे खरीदने की कैपेसिटी हर एक इंसान की नहीं हुआ करती थी। इसके साथ ही मार्केट में उस समय आईफोन के बराबर कॉस्ट वाले दूसरे फोन्स लगभग सिर्फ एक या दो ही हुआ करते थे। लेकिन वहीं बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आपको मार्केट में ना सिर्फ एक से बेहतरीन एक प्रीमियम फोन्स देखने को मिलेंगे, बल्कि वो प्रीमियम फोन्स आईफोन के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा अच्छे फीचर्स को आपको बेहद ही कम दाम पर प्रोवाइड भी करा देंगे, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो मैच्योर यूजर होता है वो आज की डेट में नए आईफोन की बजाय एक प्रीमियम अच्छे एंड्रॉइड फोन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसके चलते हुए एप्पल का ये प्रोडक्ट अब धीरे धीरे नीचे लुढ़कना शुरू कर चुका है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर आखिरी कारण की जाए तो वो है इकोनॉमिक फैक्टर। एक्चुअली में गाइस पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड वाइड बहुत सी कंट्रीज में वॉर या फिर इकोनॉमिक कोलैप्स को देखा गया है, जिसके चलते हुए बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि वर्ल्ड वाइड लोगों की पैसा स्पेंड करने की अब जो पावर है वो काफी हद तक कम हो चुकी है। हालांकि कुछ ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जिसने फॉर्चुनेटली ऐसी किसी भी चीज को फेस नहीं किया है, बट वहां पर टैक्सेस ही इतने ज्यादा हैं कि वहां पर आईफोन को तो छोड़िए इंसान 2 वक्त की रोटी तक नहीं जुटा पा रहे। और गाइस यही वो ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आईफोन का वो गोल्डन एरा अब हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर एप्पल चाहे तो अपनी डिजाइन और फीचर्स में मेजर चेंज करके उस गोल्डन एरा को वापस ला सकता है, लेकिन ये कमबैक आज की डेट में इतना ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। गाइस रिसेंट टाइम में अगर बात इंडियन मैप की जाए तो प्रेजेंट डेट में भारत का ऑफिशियल मैप हमें कुछ इस तरीके का बना हुआ नजर आता है। लेकिन ये तो बात हो गई जमीनी मैप की, समुद्री मैप का क्या? एक्चुअली में गाइस नॉर्मली हर एक देश का समुद्र में भी एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जिसका की एरिया यूजुअली 200 नॉटिकल माइल्स होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी से ही नहीं बल्कि 90 के दशक से हमारा देश भारत अपने इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन को एक्सटेंड करने का बहुत हद तक ट्राई कर रहा है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर इसको एक्सटेंड करने से हमें क्या फायदा होगा, और आखिर इतने सालों का ट्राई करने के बावजूद भी इंडिया इस काम को क्यों नहीं कर पाया? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे भी समझते हैं। एक्चुअली में गाइस नॉर्मली ये जोन किसी भी कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस जोन के अंदर मौजूद सभी तरीके की प्रीशियस मिनरल्स, सी स्पीशीज, ऑयल और नेचुरल चीजों पर सिर्फ उसी कंट्री का ही हक होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस एरिया में एक कंट्री अपने दूसरे बगल वाले कंट्री से बचने के लिए खुद के ही नियम और कायदे भी बना सकता है। अब नॉर्मली इस जोन को वहां से कैलकुलेट किया जाता है जहां पर किसी भी कंट्री का लैंड खत्म होता है। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो बहुत सी रिसर्च ये बात पूरी तरीके से प्रूव कर चुकी है कि इंडियन मैप में जो हमें लैंड दिखाई देता है उससे थोड़ा सा और ज्यादा लैंड एक्चुअल बेसिस पर पानी के नीचे भी मौजूद है। तो अगर वो लैंड इंडियन टेरिटरी या फिर इंडियन कंट्री से बिलोंग करता है तो एक्चुअल बेसिस पर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उस पानी के अंदर डूबी हुई जमीन के लास्ट पॉइंट से मेजर किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो प्रेजेंट डेट में हमारा ये एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स 200 नॉटिकल माइल से बढ़कर पहुंच जाएगा 350 नॉटिकल माइल्स, जिसके के लिए 90 के दशक से लेकर हमारे देश ने बहुत सी बार ट्राई किया है, लेकिन फाइनली जो सबसे सटीक हमारा ट्राई रहा है वो रहा है 11 मई साल 2009 को, जब हमारे देश ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में जाकर यह आवेदन किया कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को बढ़ा दिया जाए, जिसके की बाद से हमारे एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स ने अब तक 6000 से भी ज्यादा पेजेस के बहुत से अलग अलग ऐसे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट कर रखे हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स नहीं बल्कि 350 नॉटिकल माइल्स का होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली तब से लेकर अभी तक भी हम हमारा ये जोन एक्सपेंड नहीं कर पाए हैं। एक्चुअली में गाइस, अगर इस इकोनॉमिक जोन को बढ़ा दिया जाए तो इससे ना सिर्फ हमारी सी टेरिटरी बढ़ जाएगी बल्कि इस एक्सटेंडेड जोन में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होंगे उन पर भी सिर्फ और सिर्फ भारत का ही अधिकार होगा, और बाई चांस इन रिसोर्सेज में से अगर ऑयल हमें मिल जाता है तो विदाउट एनी इंटरफेरेंस उसका इस्तेमाल इंडियन गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है। सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज दिस कि जब हम एक तरीके से प्रूव कर चुके हैं कि हमारा ये जोन एक्सटेंड हो जाना चाहिए तो एक्चुअल बेसिस पर हमें वो मिल क्यों नहीं रहा। एक्चुअली में गाइस, इस जोन के भी अपने कुछ अलग एक नियम होते हैं जो ये कहते हैं कि किसी भी दो कंट्रीज का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी दूसरे से सेपरेट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा जोन श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ऊपर ओवरलैप करता है तो भारत की कंडीशन में ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडिया की जैसे ही हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका भी अपना एक अलग एक्सक्लूसिव जोन है, तो अगर आज की डेट में हमारे इस एक्सक्लूसिव जोन को बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनका एक्सक्लूसिव जोन इससे डिस्टर्ब हो सकता है, और ये वो मेन कारण है जिसके चलते हुए इंडिया को अपने इस जोन को एक्सटेंड करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस स्पीड से हमारे एक्सपर्ट और रिसर्चर्स इंटरनेशनल कोर्ट में प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं तो मे बी आगे आने वाले कुछ ही समय में हमारा ये एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जोन हमें मिल जाए। आई होप गाइस आज का ये नॉलेज से भरा हुआ एपिसोड आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।